चलिए जी, हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो प्लेन का लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे दो टाइप का इक्वेशन। एक इक्वेशन इस टाइप का था, देखिएगा ज़रा ध्यान से एक बार, कल का थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। अगर कोई प्लेन 3 पॉइंट से होके गुजर रहा है, एक पॉइंट का नाम है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और z1। बस कल वाला थोड़ा सा देख लीजिए, आज थोड़ा सा अलग टॉपिक है, इससे एकदम हट के x2, y2 और z2, और सी पॉइंट हमारे पास x3, y3 और z3। पीछे वाला कंसेप्ट जितना क्लियर होगा आगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे स्ट्रेट लाइन का देखे थे ना वेक्टर में अजीब सा फॉर्म, वैसा ही इसका वेक्टर में पहले दिन अजीब ही लगेगा आपको, देखने में लगेगा सर इसमें तो प्लेन कुछ दिख ही नहीं रहा है, धीरे धीरे वो अच्छा लगने लगेगा, है ना। दिखाते हैं तो इस तरह के प्लेन का इक्वेशन क्या होगा बोलिए। तो ये होता है सर डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। x1, y1, z1 कहाँ से लीजिएगा, पहला पॉइंट किसी को भी मान सकते हैं आप। दूसरा यहाँ बैठेगा x2 माइनस x1, यहाँ लिखेंगे y2 माइनस y1, यहाँ कितना लिखेंगे बोलिए, z2 माइनस z1। नीचे इसी तरह से x3 माइनस x1, x3 कहाँ से आएगा, यहाँ का सारा पॉइंट पकड़ाएगा, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 बराबर 0। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, डिटर्मिनेंट को तोड़ के खोल दीजिएगा, जो x y z में इक्वेशन बनेगा वही बन जाएगा प्लेन का इक्वेशन। तो लास्ट क्लास में शॉर्टकट हम लोग ये मेथड यूज़ किए थे। और दूसरा, अगर मान लो कोई प्लेन है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को 3 जगह पर कट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं, तो ये फॉर्म कहलाता है इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। x एक्सिस को a पर, y एक्सिस को b पर और z एक्सिस को c पर। यहाँ से अगर यूनिट मान लेते हैं a है तो a 0 0 हो गया था यहाँ पर, ये जो पॉइंट था हमारा 0 b 0 था, ये b पॉइंट, और c पॉइंट होगा x का मान 0, y का मान 0 और z का मान कुछ ना कुछ होगा, कट कर रहा है। तो इसका इक्वेशन जो बनता है वो कुछ इस फॉर्म का होता है। ऐसा होता है x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस में z बाई सी बराबर 1। यही वो इक्वेशन होता है। इसको मिटा देंगे तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, x बाई ए प्लस y बाई बी बराबर 1। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो x एक्सिस को a पर, y एक्सिस को b पर कट करता है, याद करो। आज जैसे सी जुड़ गया प्लेन का इक्वेशन बन जाएगा, x y z जहाँ घुसा बस बन जाएगा प्लेन। तो ये हम लोग 2 फॉर्म डिस्कस किए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, रहने देते हैं इसको और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहा फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। सुनो, कह रहा एक प्लेन है जो पास करता है किस पॉइंट से, 1 2 3 इसका पॉइंट है, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेंट से कहीं ना कहीं गुजर रहा है ना। फर्स्ट ऑक्टेंट यही तो है, 1 2 3 दोनों तीनों पॉजिटिव। एंड दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू द लाइन, एक लाइन है जो इस पर परपेंडिकुलर है जी, यानी कि आर पार निकल गया, एक लाइन लंब है, परपेंडिकुलर है, जिसका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्ट बता दिया है 2 3 और -4। तो मेरे ख्याल से तो एकदम इजी सवाल है। इसका मतलब ये नॉर्मल बन गया, जो लाइन परपेंडिकुलर प्लेन पर होता है वो बनता है नॉर्मल, मतलब ये बन गया ABC, ये बन गया x1 y1 और z1। तो एक पॉइंट से पास कर रहा है और ABC आपको पता है। प्लेन का इक्वेशन क्या बनेगा, दिस y माइनस y1 और c z माइनस z1 बराबर 0। फटाफट मान बैठाओ, a का मान यहाँ से ले लीजिए 2, x माइनस x1 का मान यहाँ से आएगा जी, b का मान आएगा 3, y माइनस y1 का मान यहाँ से जाएगा 2 और c का मतलब कितना होगा जी यान -4। ABC यहाँ से, x1 y1 z1 यहाँ से, z मतलब कि z माइनस में 3। ध्यान से कल देखिएगा, जितना अच्छे से ये वाला एक्सरसाइज समझिएगा कार्टेशियन फॉर्म, उतना ही मज़ा आएगा अभी वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म तो एकदम दिमाग से ऊपर जाने वाला है, ध्यान से देखना होगा आपको। गुना करते हैं इसको, कितना होगा 2x माइनस में 2 प्लस में 3y माइनस में 6 माइनस में ये क्या है 4 है 4z, अब प्लस में आ जाएगा 4 3 12। अब देख लो x y को एक साथ रख लो, 2x प्लस में 3y और माइनस में 4z, यहाँ हो गया 6 2 8 9 हो गया, 8 घट गया उसमें, प्लस में 4 हो गया। यही अपना वो इक्वेशन है, आप रख के भी देख सकते हैं कैलकुलेटर पर। इसको जैसे रखिएगा ना प्लेन बन जाएगा, 1 2 3 जैसे हटिएगा उसी पॉइंट पर आ जाएगा। अगर इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, अगर इसको बना दीजिएगा इक्वेशन भी बना सकते हो तुम, ये नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो इसी पॉइंट से पास करवा दो, यहीं से पास कर दो, एक लाइन आपको दिख जाएगा खट से, वही वाला इक्वेशन। एक पॉइंट डायरेक्शन रेशियो लाइन का पता है आपको, एक पॉइंट पता है, देखो ना ये लाइन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी नॉर्मल तो कहीं भी हो सकता है। मान ले नॉर्मल यहीं से जा रहा है उसी जगह पर, तो उस पॉइंट से भी पास करेगा जो आपको पता है ना। तो ये पॉइंट बैठा दो, खट से देखोगे इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकल जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8, समझ गए। आगे देखो 9 हिंट करते हैं। कह रहा ओ बी द ऑरिजिन एंड 1 2 3, इसका वेक्टर फॉर्म में देखना चाहते हो, दिखा देते हैं वेक्टर फॉर्म।
एक्स वाई जेड सर मान लेंगे, आइए लगाते हैं, दिखा दें इसका वेक्टर फॉर्म। देखो यही बात पर अभी ऐसा ही फॉर्म खूब पढ़ेंगे। देखो थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन धीरे धीरे फिर ये अच्छा लगेगा। आप बताइए क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स आई वाई जे जेड के, कितने लोग एग्री करते हैं कि हाँ सर एकदम आप ठीक लिखे हैं? बोलो बोलो बोलो, क्या ये ठीक है? पहले ये बताइए। बिल्कुल सही है सर। डॉट प्रोडक्ट आई से, जे से और के से होता है। डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर में लिख सकते हैं। और इस वेक्टर का नाम अगर आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का धीमा धीमा भी याद होगा, एक पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से जेड एक्स वाई जेड पॉइंट पर है तो इसी को हम लोग आर बोलते थे। आर पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, याद करो। एक्स आई प्लस वाई जे या प्लस जेड के, ये जो आदमी है जनरल कोऑर्डिनेट तो आई है वाई जे और प्लस में जेड के, इसका मतलब इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, दिस इज आर आर आर, यानी कि प्लेन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ऐसा, आर डॉट, आर तो रहेगा उसमें 2i प्लस में 3j माइनस में 4, कभी आ रहे हैं इस पर पूरा भी डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे। यही है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर फॉर्म। अभी इसको तोड़ोगे कट से यही चीज़ मिल जाएगा आपको। देखो दोनों सेम ही चीज़ है, ये और ये दोनों सेम ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका वेक्टर में आ गया। अब यही वाला फॉर्म आपका खाली दिखेगा। अभी ये जनरल फॉर्म में है, अभी दिखाएंगे नॉर्मल फॉर्म। जो नॉर्मल फॉर्म में होगा तो ये जो डिस्टेंस बनता है ये बन जाता है ऑरिजिन से कितना दूर है प्लेन, ये बताता है। तो अभी जस्ट डिस्कस करेंगे पूरा थ्योरम लिख के, बात समझ में आई। कभी भी प्लेन को कन्वर्ट करना होगा वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही बदलेंगे, ठीक है। अभी धीरे धीरे इसको बताएंगे भी आपको, एक्सरसाइज आपसे लगभग बन जाएगा। देखो 9 नंबर में क्या कह रहा है, हल्का हल्का एंटर कर देते हैं। मेन एक ही थ्योरम है उसमें पूरे एक्सरसाइज में, वेक्टर फॉर्म को समझना है मेन, वही मेन थ्योरम है। उसके बाद सब मिक्स होके आने लगेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, लेट ओ बी द ऑरिजिन एंड पी 1 2 3 बी ए गिवन पॉइंट, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। कह रहा है उस प्लेन का इक्वेशन निकालिए जो पास करता है पी से एंड परपेंडिकुलर हो ओ पी पर। तो सुनो कुछ कंडीशन ऐसा बन रहा है, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई और जेड, और यहाँ पर एक प्लेन है जी। इस प्लेन पर यहाँ से जो है ना ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका नाम ओ है, इसका नाम क्या है, पॉइंट पी। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये वाला इस पर बना रहा है 90 डिग्री। आप बोलिएगा सर ऐसा कैसे होगा, ऐसा होगा बिल्कुल। देखो ऐसे, ये हमारे पास एक्सिस है, यहाँ पर एक प्लेन है। अब यहाँ से जो ओ और इस पर जो एक पॉइंट पी है, अब मान लो ये पी इधर भी है, इधर उल्टा भी मान लेते हैं, तो यहाँ से ऑरिजिन से जो लाइन पी को जाकर टच किया वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ऐसा एकदम हो सकता है। ऐसे देखो, देखो ये मान लीजिए हमारे पास प्लेन है और इस पर ये बना रहा है एग्जैक्ट 90 डिग्री। देखो ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसे कोई प्लेन जा रहा है, देखो इस पर 90 डिग्री बन सकता है आराम से, कहीं नहीं बन सकता। सर कोई एक ही पॉइंट पे 90 डिग्री, हाँ जाहिर सी बात है, जैसे ही टेढ़ा होगा लाइन बदल जाएगा, एकदम सही बात है। एक ही पॉइंट पर 90 डिग्री होगा, और जैसे पॉइंट चेंज करेगा तो 90 डिग्री कहाँ होगा फिर, या अगर ये चेंज करेगा पॉइंट तो फिर प्लेन को भी घूमना पड़ेगा साथ ही साथ, है ना। या प्लेन को भी ऐसे घूमना पड़ेगा, ऊपर जाएगा तो ऐसे जाना पड़ेगा, है ना। यस, एक पॉइंट पर क्या होगा, हाँ इसके पैरेलल में अब जितना लाइन होगा सब उस पर परपेंडिकुलर होगा, वो अलग बात है। इसके पैरेलल में जो लाइन होगा, यहाँ से अगर आप देखिएगा दूसरे लाइन को उसी प्लेन पर, तो फिर 90 डिग्री नहीं होगा, एक ही पॉइंट होगा जो एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। एकदम सही है। तो वही उसका क्या कहलाएगा, बोलिए, वही तो कहलाएगा नॉर्मल। यही तो है नॉर्मल, अभी आने वाला है, यही चीज़ आने वाला है प्लेन में भी। एन कैप, यही यूनिट वेक्टर मानो या सुनो नॉर्मल मानो, एन मानो, इसको ओ एन है, ओ पी है, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल ही लिखते हैं, अभी वेक्टर छोड़ो, नॉर्मल। तो देखो यहाँ पर है 0 0, यहाँ पर पी का मान कितना है 1 2 3, 1 2 -3। देखो जी 1 2 और -3, इसको फील कीजिएगा। तो क्या हम इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं? इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा वही तो प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो इस प्लेन का इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी का डायरेक्शन रेशियो बताइए। ओपी का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, x2 - x1, यानी 1 में से 0 घटेगा, 1 में से 0 घटेगा, y2 - y1 2 - 0, z2 - z1 -3 0, तो हो गया डायरेक्शन रेशियो हो गया 1 2 3 -3। ये निकल गया 1 2 3, दिस इज ABC। जिस पॉइंट से गुजर रहा वो भी वही पॉइंट है, क्योंकि वो पॉइंट तो उस प्लेन पर मौजूद है। तो इसका मतलब x1 y1 z1 भी यही बनने वाला है, x1 y1 एंड z1। तो फिर से रिपीट इक्वेशन दिस, a × x - x1
y माइनस y1 ऑरिजिन से गुजरा इसलिए रिलेशनशिप को कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसका, वरना अगर ऑरिजिन के अलावा कोई और पॉइंट होता तो रिलेशनशिप बदल जाता है ना। ये इत्तेफाक है कि ये पॉइंट ऑरिजिन से ही गुजर रहा है और अब इसी फॉर्म में ज़्यादा इक्वेशन हमको मिलने वाला है, बराबर 0। चलो जी, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 1, यहाँ लिखेंगे x माइनस x1, तो x1 का मतलब भी तो 1 है। लिखेंगे b का मतलब नॉर्मल का रिलेशनशिप 2, और यहाँ भी हमारा y माइनस 2 ही है, और यहाँ c का मतलब कितना लिखेंगे -3, और z माइनस z1 माइनस 3 यानी +3। शॉर्टकट कर दें यहाँ पर, x प्लस में 2y माइनस में 3z, यहाँ से देखो -1, यहाँ से आएगा +4 -5 -5 और -9, 9 5 14 -14 है ना जी। यही हो गया प्लेन का इक्वेशन। बात समझ में आई? चलिए हल करके लिख लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, फिगर ज़रूर बनाइएगा। अभी ऐसा फिगर आने वाला एकदम शानदार सा फिगर, पहले थ्योरम में ही ये फिगर आने वाला है। हाँ फिगर बनाओ। 1 का पढ़ेंगे पूरा, फिर 12 का, पहले 11 का सेट थ्योरी पढ़ाएंगे हम आपको, रिलेशन फंक्शन खत्म होगा तब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी पढ़ाने फिर टाइम ना लगेगा हमको, 10 से 15 दिन में ख़त्म। चलिए लिखिए तो ज़रा सा जी। नेक्स्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। इससे पहले अभी जस्ट हम लोग सीखे थे कार्टेशियन फॉर्म, और अब सीखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहले इसका जो इक्वेशन होता है उसको ज़रा ध्यान से देखना होगा। लिखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन, पहले ऊपर हेडिंग डालिएगा, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है समतल का, इन द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म यानी कि लंब रूप आप इसको कह सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म। थ्योरम क्या कहता है? देखो सबसे पहले तो इसको सीखेंगे वेक्टर फॉर्म में, और इसी को कार्टेशियन में बदलेंगे ना तो जो पढ़े हम लोग पहले एक्सरसाइज में वही चीज़ आ जाएगा। तो ये समझो नॉर्मल फॉर्म बोलो या वेक्टर फॉर्म बोलो, एक ही बात है। वेक्टर फॉर्म भी इसी का नाम है, कुछ अलग नहीं है। वेक्टर में लिखा रहेगा तो वेक्टर फॉर्म, वेक्टर जो लंब होता है उसी का नाम यहाँ नॉर्मल कहला जाता है जी। चलिए लिखिए तो, थ्योरम को लिखिएगा पूरा अच्छे से। कहता है मान लीजिए इफ़, ये थ्योरम में समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है, इफ़ एन कैप हमारे पास इज़ ए यूनिट वेक्टर। कहता है कि मान लीजिए एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल टू ए गिवन पॉइंट या गिवन प्लेन, एक प्लेन पर वो नॉर्मल है, डायरेक्टेड फ्रॉम, जो खींचा जाता है डायरेक्टेड फ्रॉम ऑरिजिन, फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से डायरेक्ट किया जा रहा है, खींचा जा रहा है इसको, डायरेक्टेड फ्रॉम द ऑरिजिन। थ्योरम को समझ के फिगर बनाएंगे। अब फिगर अगर आप एक बार अच्छे समझ गए तो प्रूफ इसका एकदम छोटा सा है, प्रूफ तुरंत हो जाएगा। देखो डायरेक्टेड फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन, उस प्लेन पर खींचा गया है ऑरिजिन से टू द प्लेन, एंड बोल रहा मान लीजिए, एंड P इज द लेंथ, P इज द लेंथ ऑफ, लेंथ है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, जो खींचा गया है, ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन, ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन, वो जो ऑरिजिन से खींचा गया है उसका लंबाई है P, टू द प्लेन, टू द प्लेन। क्या लिखा हुआ है? इफ़ n इज़ ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू ए गिवन प्लेन डायरेक्टेड फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन, डायरेक्टेड फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन, ठीक ही तो है। एंड p इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन, देन तब कहता है देन द वेक्टर इक्वेशन, अब आ गया देखो यही है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज होगा r डॉट n कैप बराबर p, यही वो वेक्टर इक्वेशन है, यही प्लेन का इक्वेशन है। देखो जी छोटा सा इक्वेशन है प्लेन का, यही हमको प्रूफ करना है।
ये जो इक्वेशन है ये प्लेन का इक्वेशन एन कैप है, ये एन कैप है यानी यूनिट वेक्टर एन कैप, और इधर आर लिखा हुआ है, ठीक है, इधर आर है उधर एन कैप बराबर पी, पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। बता दिया आपको सब बात। फिगर बनाते हैं, सब कुछ आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा, ध्यान से खाली देखिएगा। यही वो शानदार सा इक्वेशन है प्लेन का, जो देखने में आपको थोड़ा सा अभी अजीब लग रहा होगा, थोड़ी देर के बाद भी यही अच्छा लगने लगेगा आपको, लगा कि हाँ सही में प्लेन है ही। ऐसे ही सबसे छोटा फॉर्मूला यही है। आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे वेक्टर फॉर्म में प्लेन को कैसे लिखते हैं। अभी एक सवाल में आ भी गया था वो, जैसे मान लीजिए मैंने रैंडम सा लिख दिया 3x प्लस में 4y प्लस में 7z प्लस में 10 बराबर 0, तो क्या ये प्लेन का इक्वेशन है कि नहीं है? प्लेन का इक्वेशन है बिल्कुल। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 5x माइनस में 9y अब प्लस में 3z माइनस में 12 बराबर 0, क्या ये भी प्लेन है कि नहीं है? बोलिए, ये भी सर प्लेन है। आगे मैंने लिख दिया x प्लस में 2y प्लस में 5z माइनस में 9, कुछ भी लिख दिया, क्या ये प्लेन है? नहीं सर, यहाँ z लिखा है, k लिखा गया, इस यहाँ लिखा गया z। ये तीनों का तीनों क्या है बोलो, एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या हम इस आदमी को ऐसा लिख सकते हैं क्या? ज़रा देखिएगा तो, एक्स आई प्लस में वाई जे और प्लस में जेड के, अभी अभी जस्ट में हम लोग ने इस चीज़ को डिस्कस किया था, और डॉट प्रोडक्ट लगा दिया किसके साथ? तुम बोलोगे जी पीयूष कुमार। क्या ऐसा लिख सकते हैं 3i प्लस में 4j और प्लस में 7 के अब प्लस में 10 बराबर 0? यही वाला चीज़ है सर, आई से गुना जे से गुना के से गुना होगा तो ऊपरे वाला ना चीज़ मिलेगा। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस आदमी को याद कीजिए, एक तो हम लोग नाम लिखे थे, जब भी कोई पॉइंट स्पेस में होता है और उसका नाम होता है एक्स वाई और जेड, तो यहाँ से जो ऑरिजिन का पोजीशन वेक्टर होता है उस पॉइंट का पी का वेक्टर आर लिखते हैं। यस, वेक्टर आर मतलब क्या हुआ बोलो? वेक्टर आर मतलब ये हुआ सर एक्स आई या प्लस में वाई जे और प्लस में जेड के, यानी कहीं पर अगर इतना लिखा हुआ तो इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं? वेक्टर आर। तो घुमा फिरा के ये हो गया सर वेक्टर आर, बार बार इतना क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे वेक्टर आर। और 3i प्लस में 4j और प्लस में 7k प्लस में 10 बराबर 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। कैसा लगा आपको ये देखने में? हाँ, ऐसे इंप्रूव होगा, रुको ना अभी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा कोई प्लेन आपको दिया गया है, आपसे पूछे कार्टेशियन फॉर्म, तो चुपचाप से जहाँ पर आर है वहाँ पर क्या बैठा दीजिएगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के गुना करके देख लोगे, वही प्लेन मिल जाएगा आपको खट से इस वाला, इस टाइप का। यानी ऐसा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा है तो इधर कर सकते हैं। बोलो इसको कैसे लिखेंगे? अब आप बोलिएगा सर इसको भी लिख सकते हैं एक्स आई वाई जे और जेड के, अभी तुरंत करें डायरेक्ट उसके लिए उसको करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे, बोलो 5i माइनस में 9j और प्लस में 3k माइनस में 12 है, तो यहाँ माइनस से 12 लिखा रहेगा। अब बोलेंगे सर इसके जगह पर लिख देंगे आर और डॉट कितना होगा? बोलो 5i माइनस में 9j और प्लस में 3k, तो क्या ये भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? आ गया वेक्टर फॉर्म में। और क्या, देखो दोनों वेक्टर डॉट डॉट, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर लिखेंगे तो सर कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट बोलेंगे सर आर डॉट आई जे के, आई प्लस में 2j और प्लस में 5 के, वेक्टर फॉर्म में बदल गया ये, पहले तो बदलना ही आपको आना चाहिए। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, आर और डॉट कोई वेक्टर लिखा हुआ, मान लो n, कोई भी एक वेक्टर n हो सकता है, ये a हो सकता है, अभी कोई भी एक वेक्टर लिखा हुआ है, तो ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? एक प्लेन को। p का मतलब ये 10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, और 12 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? +12। इधर बुला लेंगे तो माइनस में आ जाएगा ना। अभी आ रहे हैं उस पर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है एन कैप ना, अभी आ रहे हैं, उसका अलग मतलब है, तुरंत आ रहे हैं उसका मतलब, ये बात समझ में आई? यानी कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है आर डॉट 3i माइनस में 7j और माइनस में k और माइनस में 18 बराबर 0, तो क्या ये प्लेन का इक्वेशन है? अगर बोलेंगे बताओ इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलना, तो क्या कीजिएगा? तो कुछ ना सर, यहाँ पर लगा दीजिएगा एक्स आई वाई जे और कितना लगाइएगा? जेड के, और डॉट लगा दीजिएगा 3i। हाँ, यानी कि आपको अंदाज़ा लग गया कि सर तो एकदम बच्चा वाला काम है, एक्स वाई जेड इसके साथ लगा देंगे, यानी कि हमारा हो गया 3x और माइनस में 7y और प्लस में कितना बताओ? माइनस में हो जाएगा, माइनस में z हो जाएगा ओनली। यस, माइनस में z और माइनस में 18 बराबर 0 है ये।
है ना, यही हो जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। यानी कि आप समझ गए हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन को हम लोग चाहें तो कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे दिखाएंगे, वेक्टर फॉर्म में दिखाना हो तो ऐसे दिखाएंगे। मतलब ये जो आप देख रहे हैं एक वेक्टर आर, वो तो रहना ही रहना है एक्स आई वाई जे जेड के साथ साथ एक तो वेक्टर आएगा बगल में एन जो डॉट के साथ रहेगा, उसी से आपको निकलेगा नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो देखो इसी ने पकड़ा 3 4 7 5 -3 -9 और 3, और यहाँ क्या पकड़ रहा है देखो 3 -7 और -1, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो यहाँ से मिल रहा है आपको। ये तो जनरल कोऑर्डिनेट है, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब बगल में एक तो रहेगा पी, पी का मतलब एक नंबर कांस्टेंट होगा। अभी पी का क्या मीनिंग बन रहा है, क्या मतलब है, सब अभी डिस्कस करेंगे। यानी कि इस फॉर्म में अगर है तो प्लेन है, यानी कि इसका मतलब ये भी तो इसका मतलब सर प्लेन ही ना हुआ। आर डॉट एन का भले ये यूनिट वेक्टर है तो ये भी तो प्लेन ही ना होगा। तो इस प्लेन का नाम यहाँ पर पी है, तो पी से आप कंफ्यूज ना करें, इसीलिए हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको लिख देते हैं क्यू ताकि कंफ्यूज ना करें आप। ज़रा सा एग्जांपल लिखिए तो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। जब प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे तब आप वहाँ से प्रूफ कीजिएगा इसका। लिखिए तो इसको तो वही ना बनता है। उसी के पर बोलो बोलो, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, अभी दिखाएंगे प्रूफ जब करेंगे तो दोनों में फ़र्क दिखाते हैं आप। हाँ लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं, तब ना प्रूफ अभी मज़ा आएगा आपको देखने में। अभी जो प्रूफ करेंगे वेक्टर के फॉर्म में लिखा था। हाँ यूनिट वेक्टर वेक्टर ही होता है, लेकिन उसमें खास बात हो जाता है, बताते हैं खास बात क्या होता है। जिस वक्त यूनिट वेक्टर बनता है ना उस वक्त जो P होता है वो बनता है ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो प्लेन ऑरिजिन से कितना दूर है। और ये एडजेक्ट नहीं बताता है, क्यू जो है यहाँ पे जब यूनिट वेक्टर नहीं है तो एडजेक्ट पता नहीं चलेगा कितना दूर है। ये कोई मतलब 12 13 15 का मतलब ये नहीं हुआ कि ऑरिजिन से कितना दूर है। जिस वक्त ये यूनिट वेक्टर बनेगा उस वक्त जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस होता है P, और वो P बताता है कोई भी प्लेन ऑरिजिन से कितना दूर है। 2 यूनिट 3 यूनिट 5 यूनिट 10 यूनिट, अभी जस्ट डिस्कस करेंगे इसको, तुरंत डिस्कस कर रहे हैं अभी इसको। लिखिए पहले इसको देखो जी, इस प्लेन का इक्वेशन ऐसे दे दे, बोले बताओ ये प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, क्या बताइएगा। बस यही वाले से बताएगा नॉर्मल का, ये तो एक्स वाई जेड उसमें कल जाके सट जाता है डॉट जब होता है तो ऐसा भी दे सकता है आपसे, नॉर्मल का डायरेक्शन पूछ सकता है, ऐसा भी दे के पूछ सकता है, कैसे ही पूछ सकता है। चलिए डायरेक्शन रेशियो, यस यस। चलो अब देखिए फिगर को ज़रा ध्यान से देखिएगा, हम थ्योरम पूरा पढ़ते जाएंगे, फिगर को बनाते जाएंगे, उसके बाद आपको हम एक्चुअल में दिखाएंगे फिगर कैसा है, और उसके बाद इसको करेंगे प्रूफ। फिगर एक बार समझ गए तो प्रूफ समझने में ज़रा भी आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो जी, सबसे पहले क्या कह रहा है, एक प्लेन है हमारे पास, तो प्लेन कहाँ होगा, स्पेस में ना होगा कहीं ना कहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एक्सिस बनाएंगे तो अच्छा फील आएगा, एक्स वाई और जेड। देखो कहता मान लीजिए n इज़ ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू ए गिवन प्लेन, एक दिए गए प्लेन पर क्या है ये नॉर्मल है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक्स वाई जेड, ठीक है, ये हमारा ऑरिजिन है। एकदम ध्यान से देखिएगा, देखिए एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, लिख भी दिया, ऐसे भी सिंबल भी देख रहे हैं आप, यूनिट वेक्टर है। नॉर्मल टू ए गिवन प्लेन, एक प्लेन पर लंब है, नॉर्मल है, जो डायरेक्टेड किया गया, खींचा गया, डायरेक्टेड फ्रॉम द ऑरिजिन, यहाँ से खींचा गया एन, इसके बारे में बात कर रहा है, ऑरिजिन से टू द प्लेन, यानी एक प्लेन पर खींचा गया। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो यहाँ पर कोई ऐसे करके प्लेन होगा, मान लेते हैं, और इस प्लेन पर इस जगह से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक वेक्टर बनाया गया है, 90 डिग्री का एंगल, एग्जैक्ट यहाँ पर कितना बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री मान लेते हैं, वो पॉइंट है P मान लेते हैं। और ये जो हमारे पास है ये अंदर है, यहाँ से दिखेगा आपको बाहर से, ये या फिर प्लेन तो ऊपर से आ गया ना, प्लेन ऊपर से आ गया, नीचे से है ये, और ये हमारा कौन सा वेक्टर है, इसका नाम है एन कैप। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू ए गिवन प्लेन, जो एक प्लेन पर कैसा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि यही है एन कैप। देखो जी ऐसे करके यहाँ पर एक प्लेन है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एक वेक्टर है, उसका नाम हमने दिया यूनिट वेक्टर एन कैप का नाम दिया। ओ पी इज ए यूनिट वेक्टर, है ना। अब सुनो कह रहा एंड इफ एंड कह रहा पी बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब बताओ यहाँ से अगर 90 डिग्री खींचा गया इस प्लेन पर तो इसका कुछ ना कुछ तो लंबाई होगा ना,
यहाँ से यहाँ का कुछ ना कुछ लंबाई ना होगा। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट होगा, 7 यूनिट होगा, 20 यूनिट होगा। ये प्लेन जितना दूर होगा उतना ज़्यादा दूर होगा, ये प्लेन जितना करीब होगा उतना कम लंबाई होगा, है ना। यानी कि लेंथ कुछ ना कुछ तो होना है। तो ये लेंथ बता दिया आपको कि अगर यहाँ से हम लोग यहाँ से इसका दूरी नापेंगे तो ये हो रहा है स्मॉल p। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। ऐसा करो ना, इसका p हटाओ, n लिखो। इसको नॉर्मल हो गया, नॉर्मल है तो n ही ज़्यादा बेहतर है। चलिए n हमारे पास नॉर्म OP ON हमारे पास हो गया नॉर्मल। ON का लंबाई अगर पूछेंगे तो कितना है टोटल? P है। इतनी सी बात समझ गए आप लोग। चलिए P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, बात बता भी दिया है। P जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का लंबाई है जो खींचा गया है ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन, जो ऑरिजिन से खींचा गया है ना। चलिए टू द प्लेन, उस प्लेन पर खींचा गया है, उस प्लेन पर खींचा गया है। थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। चलो देन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, तब कहता है मान लीजिए इस प्लेन का जो वेक्टर इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, आर वेक्टर डॉट एन कैप, मतलब कहीं ना कहीं इस एन कैप की बात हो रही है और उसमें एक पी आ रहा है। तो पी क्या है वहाँ पर बताओ? इस प्लेन का ऑरिजिन से कितना दूरी है, यही आपका पी है। तो मान लेते हैं एक और पॉइंट है हमारे पास इस प्लेन में, इसका नाम लगाते हैं पी, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, हमने नाम रखा पी। और इस पी का जो यहाँ से पोजीशन वेक्टर है कुछ ना कुछ तो होगा ना। अरे प्लेन में बहुत सारा पॉइंट होगा, एक और पॉइंट मैंने मान लिया, उसका नाम रखा मैंने आर, क्योंकि आर तो जनरल कोऑर्डिनेट है, वो तो आना ही आना है। और मैंने क्या किया, इसको इससे मिलाया है ऐसे करके, तो बन गया एक ट्रायंगल। और साथ साथ ये प्लेन का ही ना लाइन है, एनपी क्या है, प्लेन पर एक लाइन है। तो आप बताइए कितने लोगों को दिख रहा है कि यहाँ जो एंगल बनेगा सर वो 90 डिग्री होगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। अरे देखो ना, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये हमारे पास n है, इसको मैंने ऐसे करके यहाँ p माना है। तो ऐसे करके जब इधर से मिलाएंगे इसको ऐसे करके, तो इधर जो ट्रायंगल बनेगा ऐसे, तो 90 डिग्री बनेगा इस लाइन का, इससे एग्जैक्ट 90 डिग्री। चूँकि उस प्लेन पर लाइन है, उस प्लेन पर ये वाला जो है 90 डिग्री एग्जैक्ट बना रहा है, तो ये तो 90 डिग्री ना होगा यहाँ पर 90 डिग्री। हाँ ये वाला 90 नहीं हो सकता, तो तिरछा जाके मिला है, ये तो तिरछा जाके मिला है ना। यानी कि OP के बारे में अगर बात करेंगे तो OP 90 नहीं हो सकता है ना, ON तो 90 है चूँकि नॉर्मल ही है। तो उस प्लेन पर ये लाइन तो उस प्लेन ही पर है, तो जाहिर सी बात है उस प्लेन पर 90 डिग्री, लाइन पर 90 डिग्री होगा ही होगा। तो ये बन गया हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री। यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन है तो अभी बताइए, बोलिए, किसी को कोई ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन। देखो प्रूफ, बस फिगर समझ गए, खेल खत्म है। मान लिया हमारे पास लेट ओ बी द ऑरिजिन, हाँ ध्यान से अब देखो, ऑरिजिन ओ हमारे पास ऑरिजिन है, और जो हमारे पास है ओ एन का लंबाई कितना दिया है देखो, तो ओ एन का लंबाई अगर देखिएगा, ओ एन का लंबाई, ओ एन का लेंथ दिया है आपको पी ना, ओ एन का लेंथ क्या है पी। और मैंने माना है लेट पी बी, पी का मतलब कैपिटल पी बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। एक प्लेन के बारे में बात हो रही है, उस पर कोई पॉइंट P है विथ पोजीशन वेक्टर, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है बोलिए, जनरल है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट कहीं भी आप मानते ना, कहीं भी मानते तो परपेंडिकुलर होता है ये चीज़। हम यहाँ पर थोड़ा सा डाउन करके बनाया ताकि आपको दिखे भी थोड़ा सा, कहीं भी मानिएगा ना इस P को तो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये वाला लाइन ON और इस पर कोई भी लाइन खींचोगे वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि नॉर्मल है। तो नॉर्मल जो होता है प्लेन पर हर लाइन पर 90 डिग्री होता है। तो ऐसे एडजेक्ट आपको दिख भी रहा है यहाँ पर, विथ पोजीशन वेक्टर, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है बोलिए R है। तो बता दो तो OP बराबर कितना हो जाएगा, बोलो OP बराबर वेक्टर R हो जाएगा सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा सुनो, इसको हम ऐसा कर रहे हैं, इस ON को हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो क्या ON जो हमारे पास ये है, यहाँ से अगर लंबाई P, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो, इसलिए ON वेक्टर अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, P और इनटू में n कैप, यानी P जो नापा गया है 3 यूनिट किस डायरेक्शन में, n के डायरेक्शन में। जैसे मैंने कहा 3i, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 मैग्नीट्यूड नापा गया x एक्सिस के डायरेक्शन में, i वेक्टर जिसमें होता है x एक्सिस। तो ये बता रहा है कि p जो डिस्टेंस आपने नापा वो n के डायरेक्शन में, n जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है इस पर, इसका मतलब ये जो p नापा गया है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ से, ऑरिजिन से उस प्लेन पर, जिस डायरेक्शन में n कैप है उसी डायरेक्शन में p भी नापा गया है। इतनी बात समझ में आई। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा 3 हो जाएगा, यूनिट कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड का मतलब ON का लंबाई, ON मतलब क्या
ओ एन का मतलब यही पी हो जाएगा हमारा। इतनी बात समझ में आई। जब इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालने बैठिएगा, सर यहाँ से अगर लंबाई हमको चाहिए ओ एन ही होता है ओ एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो पी का मैग्नीट्यूड सर पी ही रह जाएगा, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो एक ही बात ना घुमा फिरा के, यानी वेक्टर फॉर्म में जब लिखना होता है तो यूनिट वेक्टर आप एकदम आराम से चिपका सकते हैं। इतनी सी बात आ गई समझ में। अब सुनो 9, अब अगर आप ट्रायंगल लॉ लगाना चाहें तो ट्रायंगल लॉ लगा दो। देखो हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, या सीधे आप हम एन पी वैक्टर निकालना चाहते हैं, एन पी वैक्टर, तो एन पी वैक्टर को क्या ऐसा लिख सकते हैं, ओ पी माइनस ओ एन। बोलिए तो क्या इसमें कोई ऑब्जेक्शन है किसी को? नो ऑब्जेक्शन। ओ पी का मतलब क्या? बोलिए ओ पी का मतलब, ओ पी का मतलब वेक्टर आर हो जाएगा सर, माइनस ओ एन का मतलब बोलिए, ओ एन का मतलब कितना हो जाएगा, ये हमारे पास है पी और वेक्टर एन हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आ गई सबको? अब आइए, सो वी हैव या हेयर ज़रा देखिए तो ध्यान से, एन कैप हमारे पास एक वेक्टर है, यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। एन कैप हमारे पास एक वेक्टर है जो इस पर ऐसे परपेंडिकुलर है, नीचे से आपको दिख रहा है, ऐसे ऊपर से भी ये यही एन कैप, यही एन कैप, ये है एन कैप। अरे नीचे से गया ऐसे करके तो ऊपर तक चला गया एन कैप, ये एन कैप इस पर ऐसे परपेंडिकुलर है मान लो, और एन पी उसी के नीचे यहाँ पर ऐसे एक लाइन है एन एंड पी, तो क्या ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा? एन कैप और एन पी दोनों एक दूसरे कैसा बना रहा है? 90 डिग्री। ऐसे भी देख सकते हैं आप, एन कैप और एन पी दोनों 90 डिग्री साफ साफ बना रहा है। देखेंगे हम लोग हेयर एन पी इज परपेंडिकुलर टू यूनिट वेक्टर एन। तो याद कीजिए अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो देन हम लोग क्या कह सकते हैं सर, एन पी का अगर हम डॉट ले लेंगे एन कैप से तो हर हाल में कितना होगा? 0। और 0 होगा तो इसका मतलब एन पी का मान कितना है? बोलिए आर डॉट पी और यूनिट वेक्टर एन, इसका डॉट लगाएंगे इसके साथ एन कैप के साथ, बराबर कितना हो गया बोलिए? 0। बोल दो, एन आ जाएगा इसके साथ आर डॉट एन कैप पी और एन कैप और डॉट एन कैप। पी तो एक नंबर है, यहाँ डॉट नहीं लगेगा, एन का डॉट एन से लगेगा। और याद कीजिए हम लोग बताए थे आपको, ए वेक्टर का डॉट ए से ही करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है। वेक्टर में याद कीजिए, इसका मतलब ये हो गया आर डॉट एन माइनस पी। इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एन का स्क्वायर। ये तो हेल्प कर रहा सिर्फ डायरेक्शन में हमको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया सर आर डॉट एन यस माइनस में पी, इसका मान हो गया 1 बराबर 0, यानी दाएं बाएं थोड़ा सा कर दीजिए। सो हो गया आर डॉट एन कैप माइनस पी बराबर 0, पी को उधर कर दो जी। सो आर डॉट एन कैप बराबर पी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये उस प्लेन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से कितना दूर है? पी यूनिट। देखो ना स्टार्टिंग में मान के चलें, सवाले में लिखा हुआ है इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ है? ओरिजिन से पी यूनिट दूर है। यानी कि अगर आपको इक्वेशन वेक्टर फॉर्म इस टाइप का मिले कि बगल में यूनिट वेक्टर है, प्लेन का इक्वेशन कैसा भी मिल सकता है आपको, आर डॉट एन के साथ कोई भी वेक्टर भी मिल सकता है, लेकिन अगर ये यूनिट वेक्टर है तो बगल वाला जो डिस्टेंस होगा पी, जो भी नंबर होगा 5 4 3 2 वो बताएगा वो प्लेन ओरिजिन से कितना दूर है। बात समझ में आ रही है? अगर ये नॉर्मल वेक्टर आपका यहाँ पर जो है वो यूनिट वेक्टर है तो ये बताता है बगल वाला नंबर ये जो पी है वो बताता है ओरिजिन से कितना दूर है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। यही वो प्लेन का इक्वेशन है, किसमें? इन वेक्टर फॉर्म में। और n हमारे पास क्या होता है बोलिए? n इज ए यूनिट वेक्टर, n हमारे पास है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है जी। इसी का नाम हम लोग क्या बोल देते हैं? बोलिए नॉर्मल। मतलब यही हमारा नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल यहाँ पर कोई रैंडम सा वेक्टर नहीं है। नॉर्मल एक ऐसा वेक्टर है जो यूनिट है। और जिस वक्त ये यूनिट वेक्टर है उस वक्त जो आपका n है, n के बारे में भी यहाँ लिखेंगे, सॉरी p के बारे में। p क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम, कहाँ से बोलिए? फ्रॉम ओरिजिन से जो दूरी होगा वही है यहाँ पर। तो r तो आप जानते हैं, r का मतलब जर्नल कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एंड r हमारे पास होता है, r भी लिखना तो लिख दो xi yj और z के। चलो लिखो तो फटाफट, पहले इसको दिखाते हैं इसका एक और रूप आपको। ये हुआ पहला रूप जो आपको नॉर्मल फॉर्म में है। p बता रहा है आपको ओरिजिन से कोई प्लेन कितना दूर है। 6 7 8 9
10 11 में लिख दीजिएगा इसको, 12 नंबर नीचे करके लिखिएगा, 12 फिर 13 और फिर यहाँ पर 14, 15 में इसको लिखिएगा, उसके जस्ट नीचे करते जाएंगे और 16 में यहाँ लिख देंगे। लिखो तो, हाँ जी, यहाँ पर लिखा हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन, ये वर्ड डालिएगा वहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है स्मॉल p फ्रॉम ऑरिजिन, ये है स्मॉल p, और ये जो यूज़ किए हम लोग पॉइंट, ये है कैपिटल P, ठीक है, ये कैपिटल P, थोड़ा सा बड़ा करके आप लिख सकते कैपिटल P, हाँ, और ये है हमारा स्मॉल p डिस्टेंस, यहाँ जो लिख रहे हैं स्मॉल p, जो दूरी है OP का लंबाई, OP का ON का लंबाई, सॉरी ON का लंबाई यहाँ से यहाँ का कुछ ना कुछ दूरी होगा ना, बोलो कहाँ पर 14 में ये है, यही वाला लाइन 14 चल रहा है, यही वाला लाइन 14 चल रहा है। हाँ नहीं, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन IC का नाम है, या इसको आप कहिए नॉर्मल टू द प्लेन, एक ही बात है दोनों, इसी को प्लेन का नॉर्मल भी आप कह सकते हैं। परिमेय, इस परिमेय का उपपरिमेय भी है जी, कोरोलरी, इसको बोलते हैं हम लोग उपपरिमेय। लिखे तो इफ़ कहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिट वेक्टर हो, अब कहता है इफ़ n हमारे पास इज़ ए वेक्टर, देखो उस फॉर्म को दिखा रहे हैं जो एग्जांपल स्टार्टिंग में बताए थे, वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, देखो ये वेक्टर है लेकिन नॉर्मल भी है, कोरोलरी, हाँ, उपपरिमेय, इसको हिंदी में बोलते हैं उपपरिमेय ना, कोरोलरी मतलब उपपरिमेय, जैसे थेल्स परिमेय पढ़े हैं उसका उपपरिमेय होता है, पाइथागोरस का उपपरिमेय, उसी तरह से कोरोलरी मतलब उपपरिमेय। इफ n इज ए वेक्टर नॉर्मल टू ए गिवन प्लेन, एक गिवन प्लेन पर नॉर्मल है, ठीक है, गिवन नॉर्मल टू ए गिवन प्लेन, देन तब ये कहता है कि r डॉट n वेक्टर बराबर q, ये भी रिप्रेजेंट करेगा एक प्लेन को ही, रिप्रेजेंट्स ए प्लेन, इसी को अभी प्रूफ करना, ध्यान से देखिएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा प्लेन। दोनों इक्वेशन को आपको ध्यान से समझना, थोड़ा सा फर्क है, देखो इसमें यूनिट वेक्टर आ रहा है तो p आ रहा है, इसमें n आ रहा है तो q आ रहा है, मतलब नंबर यहाँ पर बदल रहा है। बताते हैं, लिखिए तो पहले इसको, तो उनमें थोड़ा सा फर्क है, प्रूफ इसका इजी है, इसका चूंकि उपपरिमेय ऊपर में छोटा सा होता है जी, परिमेय का ही छोटा सा पार्ट होता है उपपरिमेय, हाँ यही ज़्यादा काम करेगा। देखिएगा 2 मिनट के लिए राइटिंग स्टॉप करेंगे, समझेंगे। ये कहता है कि कोई भी अगर हमारे पास एक n वेक्टर हमारे पास है नॉर्मल टू ए गिवन प्लेन, किसी दिए गए प्लेन पर नॉर्मल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तब भी अगर आपने r डॉट n लिख दिया बगल में अब बराबर q, एक नंबर आ रहा है, तो वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक प्लेन को ही रिप्रेजेंट करेगा, कुछ अलग चीज़ को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। ये कहता है मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है जिसका नाम हम लिखा है n कैप नहीं है, ये n एक वेक्टर है, ये इस पर कैसा है बोलो, नॉर्मल, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रहा है, यही है इसका नॉर्मल। तो अगर आपने इसमें r डॉट n कैप लिख दिया, बराबर में कोई नंबर आ रहा है, मान लीजिए q, तो ये भी रिप्रेजेंट करेगा एक प्लेन को ही, बट ये फर्क पड़ जाएगा कि यहाँ पर जो q है वो इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा, अगर यहाँ पर यूनिट वेक्टर होगा तभी ये बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ यूनिट होना ज़रूरी, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपसे पूछ रहा होगा तो आपको हर हाल में यहाँ पर बनाना होगा उसको यूनिट वेक्टर, तभी आप एग्जैक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता पाएंगे। यानी कि नॉर्मल अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है r डॉट 3i प्लस में 4j प्लस में 7k और माइनस में 10 बराबर 0, और 10 को आपने उधर कर दिया तो 10 उधर जाके हो गया 10, तो ये असल में है अब q, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है। जिस वक्त ये यूनिट वेक्टर बनेगा ना, उस वक्त जो यहाँ पर नंबर बन जाएगा वही हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। अभी देखो ध्यान से, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 7 का, कभी भी यूनिट वेक्टर नहीं आएगा, एक नंबर आएगा। इसका मतलब अभी ये जो लिखा हुआ ये तो है प्लेन का इक्वेशन, जैसे अभी जस्ट आपने डिस्कस किया, इसको तोड़ेंगे तो प्लेन ना आएगा, ये कार्टेशियन फॉर्म में, तो ये तो प्लेन का इक्वेशन है, ये ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा प्लेन को ही रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन साथ साथ ये जो क्यू है इस जगह पर अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा प्लेन का। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो हम लोग लिखेंगे हेयर, तो उसका कैसा होगा, उसका बताओ,
किसका, बोलो बोलो बोलो। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन है, अब हमको साबित करना कि ये किसका इक्वेशन होगा, प्लेन का। तो हम इसका चेहरा अगर इससे ला के मिला दें तो क्या हम नहीं हो जाएगा साबित कि ये भी प्लेन ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिमाग लगा के इसका चेहरा मिलाते हैं। देखो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप। दोनों तरफ हम डिवाइड कर दिए। अरे एन एक वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर, कोई भी वेक्टर होगा, मतलब 3i प्लस में 4j प्लस में 5 का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा ना। तो उसको मैंने क्या किया, उसके मैग्नीट्यूड से भाग लगा। तो मैग्नीट्यूड इज ए नंबर, जैसे 5 4 3 2। हाँ वेरी गुड। देखो यहाँ पर डिवाइड कर दिया मैंने r डॉट n वेक्टर, और नीचे आ गया n वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ आ गया q के नीचे आ गया n का मैग्नीट्यूड। जैसे मान लो 10 है, नीचे आ गया 3, तो 10/3 आ गया। ये कुछ भी आ सकता है। अब ज़रा देखो इसको इसके नीचे रख दो, r डॉट n, और नीचे n का ही मैग्नीट्यूड, ये हो गया q/n कैप। कुछ लोगों को पहले दिख गया, यही तो है असल में सर यूनिट वेक्टर। तो r डॉट ये हमारा हो गया n कैप। इस वक्त जो अब बना है q/n वेक्टर, यही है p। एक्चुअल में ये है p, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बन रहा है अब p। तो ये हमारा एक नंबर ना, जैसे मान लो q ऊपर 12/3, तो 12/3 करके कितना आया, 4 आया। तो 4 जो है वही असल में है p। ये अब एडजेक्ट जो p आया है वो बताएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। तो यहाँ पर p बराबर कितना होगा, हाँ वेयर लिख दीजिए, p बराबर एक्चुअल में है q/मैग्नीट्यूड ऑफ n। अब ये जो p निकलेगा ना वो निकलेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब तक ये यूनिट वेक्टर नहीं बनेगा तब तक इधर वाला नंबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा, बस इतना से याद रखना। जैसे ही यूनिट वेक्टर बना वैसे जो नंबर बगल में आएगा घूम फिर के, जो भी आएगा वो हो जाएगा ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस प्लेन का। कौन वाला बोलो, कौन सा बोलो, रुक जाओ एक आदमी का जवाब देने दो। तुम क्या बोल रहे हो, बोलो पहले। हाँ एन कैप में क्या है, हाँ लड़का देखो, तो हमने बताए थे एक वेक्टर अगर हमारे पास है, किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से भाग लगा देंगे तो होता है यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से भाग लगा दोगे तो क्या होगा, वो यूनिट वेक्टर। एन वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से भाग लगा देंगे तो इसका नाम क्या होगा, एन का यूनिट वेक्टर, है ना। मैग्नीट्यूड ना पढ़े हुआ है वो, पढ़े हुआ है, दिमाग से निकल गया, कोई बात नहीं, लिखो। हाँ तो देखो ना, अभी 6 एग्जाम्पल दिखाएंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। अभी 6 एग्जाम्पल की तो बारी अभी बची हुई है, देखो ना इसको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तुरंत जस्ट अभी एग्जाम्पल कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए सवाल लिखिए तो मेरे साथ, सवाल लिखेंगे साथ साथ में। कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, शॉर्टकट में लिख देते हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। कह रहा किसी प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकालिए, विच इज, देखो जी कह रहा विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, देखो वही बात हो रही है, किसकी, डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट। बता दिया आपको ये 6 यूनिट दूर है, 6 यूनिट्स फ्रॉम द ऑरिजिन, 6 यूनिट्स फ्रॉम द ऑरिजिन से 6 यूनिट दूर है, एंड फ्रॉम द ऑरिजिन लगा दीजिए, द ऑरिजिन, एंड विच हैज़ जे एज यूनिट वेक्टर, जे एज द यूनिट वेक्टर, वही एन कैप की बात हो रही है। यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर है वो जे है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू इट, ऐसे करके लिखा, नॉर्मल टू इट। कुछ ऐसा सवाल है, देखो बताते हैं अभी। सवाल देखने में लग रहा है सर ये तो लंबा चौड़ा सवाल लिखा गया, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, डायग्राम जैसे बनाइएगा, खेल खत्म है सवाल का। देखो डायग्राम का ही सारा खेल है। देखो जी, एक तो अभी हम रफ फिगर बनाएंगे, फिर एक्चुअल में दिखाएंगे कि ये असल में ऐसा नहीं था, ऐसा होगा। देखोगे ज़रा ध्यान से, देखिए एक रफ फिगर बना रहे हैं। एक हमारे पास प्लेन है जो जस्ट अभी हम लोग स्टार्ट में किए थे, प्लेन बनाए थे। क्या कह दिया, ये प्लेन ऑरिजिन से कितना दूर है, सवाल में कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट। साफ साफ बता दिया, इसका मतलब पी का मान कितना हो गया, बोलिए 6। स्मॉल पी का ही मान तो 6 दे दिया है, साफ साफ बोल रहा है 90 डिग्री परपेंडिकुलर से।
है ना। अब देखिए फ्रॉम द ऑरिजिन से 6 यूनिट दूर एंड विच हैज़ जे एज नॉर्मल वेक्टर, मतलब जे जो है जे है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर इसमें एन कैप होता था, इस जगह पर यूनिट वेक्टर जे दिया, तो जे भी तो यूनिट वेक्टर, तो कोई बात नहीं, जे यूनिट वेक्टर दे दिया है। तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन क्या होता है प्लेन का, आर डॉट एन बराबर पी, परपेंडिकुलर रिलेशन अगर आपको पता है तो आर डॉट जे बराबर 6, बस आंसर दिए लगे खेल खत्म। क्या हुआ कैसा लगा आप? अब बोलिएगा सर ये तो प्लेन लग ना रहा, देखने में लगेगा भी, देखो 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 एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड, एक्चुअल में फिल करवाते हैं, ये हो गया 0 आई जे और प्लस में 0 के बराबर 6, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या डॉट प्रोडक्ट कीजिए तो ये बच जाएगा वाई बराबर 6। तो क्या वाई बराबर 6 प्लेन नहीं होता है? बिल्कुल होता है। वाई बराबर 6 वो वाला प्लेन होता है जो एक्स जेड प्लेन के पैरेलल होगा। देखो एक्चुअल में अब देखिए जे वेक्टर कहाँ पर हो, कोई बताइए तो, जे वेक्टर कहाँ पर होता है, जल्दी से बोलो, वाई एक्सिस पर होता है। तो आपसे कह रहा था उस प्लेन का इक्वेशन निकालिए जो 6 यूनिट दूर है। हाँ सुनो, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसका मतलब जे वेक्टर मतलब यहाँ पहुँच गया ये प्लेन ऐसे, यही वो प्लेन है, देखो ऐसे करके देख रहे हैं, 6 यूनिट दूर और जिस पर परपेंडिकुलर होगा कौन सा, जे वेक्टर नॉर्मल है, तो यानी कि यही वेक्टर हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बस समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या माना था, स्टार्टिंग में मैंने माना था कि ये प्लेन परपेंडिकुलर है और ऐसे मान लिया था, और दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जे इस पर परपेंडिकुलर और प्लेन ऐसा हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा तभी होगा जब ये यहाँ पहुँच जाएगा, है ना जी, जे परपेंडिकुलर होने के लिए इस प्लेन को इस पर आना पड़ेगा ऐसे, जब तक ये प्लेन यहाँ पर नहीं आएगा तो जे परपेंडिकुलर होगा कैसे। तो रफ फिगर मैंने समझाने के लिए बनाया था कि देखो जी एन ऐसा है ना, तो यहाँ पर तो जे वेक्टर साफ साफ कह दिया, अगर आई पर परपेंडिकुलर तो इधर घुस जाता है आके, है ना, के पर तो यहाँ आ जाता है ये प्लेन, जे वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर नॉर्मल का काम कर रहा है, तो इसका मतलब जे यहाँ पर आ गया, एन की जगह पर जे बैठ रहा है, ये वो प्लेन है। बस समझ में आ रही है? एक्चुअल में प्लेन ये वाला है। देखो एक्चुअल फिगर अगर आप देखिएगा तो 6 यूनिट दूर पकड़ लो, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर वो प्लेन ऐसे करके 6 यूनिट दूर आ रहा, फील आ रहा थोड़ा सा, यही है 6 यूनिट दूर, और जे इसका है यूनिट वेक्टर एन कैप जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा। अब छजिए से उसको नीचे कर दिए, लिखो ये पहला सवाल था जो सीधा सीधा सवाल आपको समझ में आ चुका। सवाल तो आप लिख ही चुके होंगे, कह रहा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट। देखो कह दिया फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट, इस बार लगा दिया 7 यूनिट, ठीक है, टू द ऑरिजिन एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर, विच इज नॉर्मल टू द, यहाँ बदल गया है, विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर, नॉर्मल टू द वेक्टर, इस वेक्टर पर नॉर्मल है, या ये वेक्टर उसका नॉर्मल है, आई प्लस में 2j और प्लस में कितना है बोलो, सॉरी माइनस में 2k, ये है प्लेन। कह रहा बताइए उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा जो ऑरिजिन से 7 यूनिट दूरी पर होगा, ऑरिजिन से 7 यूनिट दूरी पर होगा, और जिस पर ये वाला वेक्टर नॉर्मल होगा ना, 90 डिग्री का एंगल ये वाला बना रहा होगा। इतना ही सा बात आपसे कहा है। हाँ सुनोगे ज़रा ध्यान से, इसको ज़रा सा ध्यान से देखिएगा तो धीरे धीरे तब सवाल अच्छा बनेगा आपको। अब ये वेक्टर बदल चुका है, किसी एक्सिस पर नहीं होगा, इसका मतलब किसी ऑक्टेंट में जाएगा, ये निकल जाएगा, बता रहे हैं, तुरंत बता रहे हैं। हो गया सबका, हो गया, एकदम तेजी से बनाओ। चलो देखो 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 क्या कह रहा है, पहले सवाल को समझते हैं। सवाल कह रहा है एक प्लेन का इक्वेशन बताइए जो ऑरिजिन से कितना दूर है, 7 यूनिट अगर फिक्स कर दिया गया ऑरिजिन से 7, इसका मतलब स्मॉल पी के बारे में बात कर रहा है आपसे, क्यों नहीं, कोई जनरल पॉइंट नहीं, इसका मतलब दिया हुआ क्या क्या है, सबसे पहले वो लिख लेंगे, गिवन हमारे पास है पी का मान कितना दे दिया जी, 7 यूनिट है सर। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्ट अगर ये पी दे दिया है आपको, तो ये हम प्लेन में जब ये बैठेगा तो डायरेक्ट नहीं बैठेगा, आपको पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर हेयर, और बात क्या दिया आपको, एन दे दिया, एन एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं है, देखो साफ दिख रहा है, यूनिट वेक्टर कहाँ है सर, 1 2 है, इसका मतलब 1 4 4 4 4 8 और 1 9, यूनिट वेक्टर नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड 3 आ रहा है, इसका मतलब ये अभी डायरेक्ट फार्मूला पर नहीं बैठ सकता जब तक कि आप इसको यूनिट नहीं बनाइएगा। तो इसका मतलब n क्या दिया हमारे पास, i प्लस में 2j और माइनस में 2k, तो बता दो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा। तो आप बोलिएगा सर यूनिट वेक्टर में क्या, n वेक्टर, इसी का मैग्नीट्यूड से इसको भाग लगा दीजिए, खट से निकाल देंगे यूनिट वेक्टर। बोलो जी यहाँ हो गया i
चलो नीचे ही लिखते हैं, आई प्लस में 2j माइनस में 2k, नीचे आ गया इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कितना हो गया जी, आई प्लस में 2j माइनस में 2k, नीचे हो गया √9, मतलब बाहर निकल के 3। तो बोलो n कैप हमारे पास जो आ जा रहा है वो i प्लस में 2j माइनस में 2k, नीचे आ गया 3। तो यानी कि आप बोलेंगे सर i/3, या ऐसे लिख सकते हो 1/3i 2/3j और माइनस में 2/3k, हालांकि ऐसे भी डायरेक्ट भी चल सकता है। दिस इज यूनिट वेक्टर। अब देखो ये पूरा का पूरा यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के चेक करो, एकदम 1 आएगा। जाहिर सी बात है, हम लोग डिवाइड ही किया मैग्नीट्यूड से, तो 1 आना ही आना। अब ये है यूनिट वेक्टर मिल गया आपको। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है, हम लोग लिखेंगे वी नो डैट इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है बोलिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म में होता है r डॉट n कैप बराबर p आपको सवाल में दिया गया था, n कैप अभी हम लोगों ने निकाला है, लिखेंगे r डॉट n कैप मतलब 1/3i प्लस में 2/3j और माइनस में 2/3k बराबर में p का मतलब अब आप लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट 7। देखो अभी राइटिंग स्टॉप करेंगे, ये हमारे पास वो इक्वेशन है प्लेन का वेक्टर फॉर्म में जो कि 7 यूनिट दूर किससे है बोलो, ऑरिजिन से। इसी इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा अगर सुधारेंगे ना तो देखो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ये पहले समझिएगा दोनों में फ़र्क। इसी इक्वेशन को थोड़ा सुधारेंगे तो बोलिएगा सर r डॉट यहाँ से सर 3 एलसीएम ले लीजिए, मतलब ये वाला फॉर्म 3 एलसीएम ले लिया तो कितना आएगा बोलो, आई प्लस में 2j प्लस में कितना माइनस में 2k। आप बोलिएगा सर इधर चला गया 7 और 3 को असर उधर कर दीजिएगा तो r डॉट आ जाएगा आई प्लस में 2j माइनस में 2k बराबर 7 या 21। अब जो असल में 21 आपको दिख रहा है ना, वो ऑरिजिन से डिस्टेंस नहीं है परफेक्ट। ये जब यूनिट वेक्टर होता है तो ऑरिजिन से परफेक्ट डिस्टेंस 7 है, लेकिन वो भी प्लेन का इक्वेशन है, वो भी उसी प्लेन का इक्वेशन, ये भी उसी प्लेन का इक्वेशन, ये भी उसी प्लेन का इक्वेशन, बस ये है नॉर्मल फॉर्म में, एडजेक्ट आपको दिख रहा है यूनिट वेक्टर के फॉर्म में जो बता रहा है ऑरिजिन 7 यूनिट दूर है। लेकिन यहाँ पर आपको ये प्लेन का इक्वेशन खाली ऐसा दिखेगा, देखो यहाँ पर देखेगा x प्लस में 2y माइनस में 2z और बराबर में 21। लेकिन अब जो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका 21 ऑरिजिन से 21 यूनिट दूर नहीं है। ये ऑरिजिन से अगर पूछेगा ये प्लेन कितना दूर है तो आपको बताना होगा ये 7 यूनिट। जब तक ये यूनिट वेक्टर नहीं बनेगा कैसे पहचानिएगा, तो यहाँ पर जो हमारे पास x y z यहाँ पर अगर डायरेक्शन रेशियो लिखा हुआ है तो यूनिट वेक्टर नहीं होगा। अगर डायरेक्शन कोसाइन लिखा हुआ, देखो यहाँ जो 1/3 2/3 और 2/7 ये क्या है 2/3, ये डायरेक्शन कोसाइन है। अरे कोसाइन कब निकलता है, जब उसके मैग्नीट्यूड से भाग लगा देते हैं ना, a/√, उसका मैग्नीट्यूड b/, तो असल में यहाँ पर क्या लिखा हुआ डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर हमको इसको बनाना होगा यूनिट वेक्टर तो हम क्या करेंगे, इसका नंबर 1, इसका नंबर 2, इसका नंबर 4, पहले 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इधर भी भाग उधर भी भाग लगाएंगे। जब ये जैसे बनेगा इधर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन, उधर जो बन जाएगा वो यूनिट वेक्टर यूनिट हो जाएगा। ऑरिजिन से कितना दूर होगा वो निकल जाएगा, खर्च से घूम के फिर से, यानी समझो ना, सब में 3 से भाग लगाना पड़ेगा, सब में 3 से भाग लगाएंगे। या इसको देखो अब इसको जब गुना करेंगे तो 1/3x आएगा, 2/3y आएगा, यहाँ आएगा 2/3z बराबर 7। तो अगर यहाँ पर देखो ये जो नंबर है वो क्या है, ये है डायरेक्शन कोसाइन, है ना, उस वेक्टर का, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर यहाँ पर एक्स वाई जेड के साथ डायरेक्शन कोसाइन लिखा हुआ है, उस समय जो यहाँ पर कांस्टेंट होगा वो होगा ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अगर डायरेक्ट ऐसे है तो इसका मतलब ये एडजेक्ट ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये भी है उसी प्लेन का इक्वेशन, लेकिन एडजेक्ट 21 आप नहीं बोल सकते। कोई पूछेगा बताओ इस वेक्टर इस प्लेन का ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना है, तो आप 21 नहीं बोल सकते। 21 तब तक नहीं बोल सकते जब तक ये यूनिट वेक्टर ना बने। जब यूनिट वेक्टर बनेगा तभी एडजेक्ट पता चलेगा ये कितना डिस्टेंस है। बात समझ में आई? लिखिए इसको जल्दी से, लिखिए एकदम फास्ट। आपको देखना है जो हमारे पास वेक्टर दिया गया है वो यूनिट वेक्टर है कि डायरेक्ट आपके पास। मोबाइल पर डालो ना प्लेन को, और क्या फट से दिख जाएगा आपको। देखो 6 यूनिट दूर होगा, घर पर भी देख सकते हो। प्लेन तो साफ दिखिए रहा आपको, ये देखो ना, ये प्लेन ही तो है। ये चीज़ दोनों सेम चीज़ है, बस ये एडजेक्ट आपको डिस्टेंस नहीं बता पा रहा है ऑरिजिन से कितना, ये आपको परफेक्ट बता पा रहा है कि इतना 7 यूनिट दूर है ऑरिजिन से। जल्दी से लिखे तो अगला सवाल देते हैं। ये दूसरा ही सवाल ना था जी, दूसरा।
चलो देखो कह रहा है दैट वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लें। देखो जी कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन रिड्यूस इनटू नॉर्मल फॉर्म। देखिए जी वेक्टर इक्वेशन दे दिया है r डॉट 2i और माइनस में j और प्लस में कितना है 2k बराबर 9 कहता है रिड्यूस कीजिए इसको नॉर्मल फॉर्म में। तो क्या सर अभी ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ज़रा चेक करो क्या ये यूनिट वेक्टर है? यूनिट वेक्टर होगा तभी नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो इसका मतलब 9 जो है अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑरिजिन से नहीं होगा, तो पहले आपको बनाना होगा इसको नॉर्मल फॉर्म में। जैसे नॉर्मल फॉर्म में बनेगा तो जो नंबर आएगा वही हो जाएगा p। हाँ ये है 2 सेकंड वाले कोलोलरी वाले फॉर्म में, यानी कि उप परिमेय वाला फॉर्म है। यानी कि ये अभी कौन सा फॉर्म है? ये फॉर्म है r डॉट n बराबर q वाला फॉर्म। तो क्या करना होगा बोलो? सबसे पहले इसको बदलना होगा नॉर्मल फॉर्म में। उसके लिए क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय मैग्नीट्यूड। इसके मैग्नीट्यूड से भाग लगा दो जी, कुछ न करना है। ध्यान से देखिए इसको, ये हमारे पास दिया गया है डायरेक्ट, ये प्लेन का इक्वेशन, ये तो है बिल्कुल प्लेन का इक्वेशन, लेकिन एग्जैक्ट अभी डिस्टेंस हमको नहीं पता ऑरिजिन से कितना दूर। जब तक कि इसको हम लोग यूनिट वेक्टर ना बना दें तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा बोलो? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2i माइनस में इतना, और इसको डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, यानी कि 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। यहाँ भी आपका वही नंबर लग जाएगा। 2 का स्क्वायर बोल दो जी, 4, 1 और 4 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया r डॉट 2i माइनस में j प्लस में 2k, और नीचे आ गया कितना बताइए? 9 आ गया। यहाँ हो गया 9 बटे रूट 9। बोलिए यहाँ हो गया r डॉट 2i माइनस j प्लस में 2k। अब ये कंप्लीट आ चुका है नॉर्मल फॉर्म में। ये हो गया ऊपर 9 और नीचे आ गया 3। 3 3 कितना हो गया बताओ? 9 कट के। तो अब यहाँ आ गया r, उसके आगे आ चुका है यूनिट वेक्टर 2i माइनस में j प्लस में 2k, नीचे आ गया है 3, बराबर में आ गया 3। अब बताओ ये प्लेन ऑरिजिन से कितना दूर? यस, अब बिल्कुल ये बन चुका है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जैसे बनेगा अब जो ये नंबर आएगा उसका नाम हो जाएगा p। अभी जनरल फॉर्म में दिया हुआ था, एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है। अब ये आ चुका है हमारा नॉर्मल फॉर्म में। दिस इज r 2i, सॉरी इसको लिख दो 2/3i 1/3j और प्लस में 2/3k। कोई पूछेगा बताओ इसका नॉर्मल वेक्टर कौन सा होगा? तो n कैप हमारे पास हो जाएगा 2/3i 1/3j और प्लस में 2/3k। दिस इज n कैप, और p का मान कितना हो जाएगा? तो ऑरिजिन से 3 यूनिट दूर है ये। बात समझ में आई? इजी है, इजी है, आराम से कर लीजिएगा। अब आपको देख के पहचानना होगा कि हाँ सर ये प्लेन का इक्वेशन है, नॉर्मल फॉर्म में है कि जनरल फॉर्म में है। नॉर्मल फॉर्म में रहेगा तो ये यूनिट वेक्टर बना रहेगा खास करके। अगर यूनिट वेक्टर आपको दिख गया, चुपचाप से इधर जो डिस्टेंस होगा वो ऑरिजिन से दूर हो जाएगा। लेकिन अगर यूनिट वेक्टर नहीं तो आपको बताना पड़ेगा यूनिट वेक्टर, ये डिस्टेंस बनाने के लिए इसको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा आपको। चलो अगला सवाल देखो। चलो अब आप लोग ज़रा से इसको बनाइएगा। तो सेम सवाल है, कह रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर, कह रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर निकालिए। फाइंड ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। देखो जी नॉर्मल टू द प्लेन, अब इसको समझिएगा। नॉर्मल टू द प्लेन हमारे पास दिया गया है कुछ ऐसा, r डॉट 2i माइनस में 3j अब प्लस में 6k बराबर, सॉरी प्लस में 14 बराबर 0। अब देखिए अभी ये जो वेक्टर है ना ये भी परपेंडिकुलर ही है, प्लेन पर तो परपेंडिकुलर ही है लेकिन यूनिट नहीं है। तो पहले इसको क्या बनाना होगा आपको? यूनिट। तो यूनिट बनेगा तो वही n कैप निकल जाएगा, क्योंकि ये जो लिखा हुआ नंबर होता है ये तो प्लेन पर परपेंडिकुलर है ना होता है, नॉर्मल ही तो होता है। लेकिन ये कह रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। बताओ इस प्लेन पर नॉर्मल तो होना चाहिए, साथ साथ कैसा होना चाहिए? यूनिट, यानी कि n कैप की बात कर रहा है आपसे। नॉर्मल ये वेक्टर भी लंब होता है, बस इसका नाम अभी n है। n कैप निकालो, बोलो n कैप कितना होगा? हड़बड़ा के ना इत्मीनान से कितना? 2 यूनिट दूर होगा। यूनिट वेक्टर बताओ, यूनिट वेक्टर बताओ जल्दी से। इस तरफ जो नंबर होता है मुझको ये बताइएगा, इस तरफ जो भी नंबर होता है तो वो तो डिस्टेंस ही ना होता ऑरिजिन से। तो ये वाला नंबर तो हमको पॉजिटिव ही रखना होगा हाल में, डिस्टेंस है ये, ऑरिजिन से प्लेन कितना दूर है। या कभी ऐसा फॉर्म दिख जाए r डॉट n बराबर क्यों, तो q रहे p रहे जो भी रहे वो तो डिस्टेंस ही तो है। ये है असल में एक्चुअल डिस्टेंस ऑरिजिन से। ये परफेक्ट डिस्टेंस नहीं होता, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ता है इस फॉर्म में, तब परफेक्ट निकल जाता है। तो फिलहाल के लिए सब आप इसको करिएगा, चूँकि r डॉट यहाँ पर लिखा हुआ
होगा 2i, तो इसको पहले ऐसा कर लो 2i माइनस में 3j और प्लस में 6k, आई इसको लेके जाओ तो -14 हो जाएगा। लेकिन अभी इसको माइनस मत रखो, इसको इधर बुला लीजिए, तो कितना होगा r डॉट माइनस में 2i प्लस में 3j और माइनस में 6k बराबर 14। अब ये ओके है, बोला से कोई दिक्कत नहीं है। इसको बनाना है यूनिट, तो यूनिट बना इसी के मैग्नीट्यूड से भाग लगा दो, बस माइनस में 2i और प्लस में 3j माइनस में 6k, इसी के मैग्नीट्यूड से भाग लगा दीजिए। 4 9 और 36, यहाँ भी लग जाएगा 14/4 9 36, कितना होगा जी 36 40 49 हो जा रहा है। तो यहाँ हो जाएगा r डॉट 2i 3j और माइनस में 6 के शॉर्टकट मार दें, 7 लिखना डायरेक्ट 7, और यहाँ हो गया 14/7, 7 से कट गया 2 बार में। ये कंप्लीट आपका फॉर्म आ चुका है। r डॉट, इसको अलग अलग कर लो, 2/7 i 3/7j और 6/7 k, अब बराबर आ गया है 2। अब ये पूरा का पूरा नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। अब आप बता सकते हैं सर एन कैप क्या होगा, बोलो। एन कैप यूनिट वेक्टर वही होता है एन कैप, 2/7i 3/7j और 6/7 k। जिसे n हो जाएगा सर पहला आंसर। दूसरा पूछेगा ऑरिजिन से कितना दूर है, तो 2 यूनिट दूर होगा, ये काम खत्म। करवाइएगा कन्वर्ट आराम से, है ना। आपको देख लेना है कि फॉर्मूला में क्या सेट करना है, क्या दिया गया। कहाँ पर जी, इसमें माइनस रहेगा तो इसमें भी माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा। क्या बोल रही, बोलो। 14 को उधर ही रखे हैं। हाँ इधर भी कर सकती हो, तुम्हारा मन कर रहा है हम इसी को उधर कर देंगे सर। आप क्या किए थे? हम तो इधर किए, 14 को उधर किए तो -14 हो गया, और इस माइनस को फिर इधर कर लिए तो माइनस सबसे आगे गुना हो गया। दोनों तरफ माइनस से गुना, इसमें गुना किया माइनस से तो प्लस हो गया, और इसमें जब गुना किया माइनस, इसी में ना गुना होगा, माइनस प्लस और माइनस, साइन चेंज, माइनस को डायरेक्ट इधर बुला लिए। चलिए, यानी कि आप लोग बना पाए हैं आराम से। ये 4 नंबर था, 4 के बाद आ जाइए 5। कह रहा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्टेड फ्रॉम ऑरिजिन। चलो निकालो तो फटाफट, इस प्लेन का जल्दी से निकालिए डायरेक्शन कोसाइन, नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालिएगा। वही एन कैप में पहले बदलना पड़ेगा आपको, उसके बाद डायरेक्शन का नॉर्मल निकाल दीजिएगा फट से। हाँ यही सब सवाल है, लेकिन एक चीज फिर से ट्विस्ट है, बोलो क्या ट्विस्ट है इसमें। 3 उधर जाएगा, हाँ, और अभी जो आपके पास ये प्लेन है ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। जब तक नॉर्मल फॉर्म में नहीं जाएगा तब तक डायरेक्शन कोसाइन आप नहीं बता पाइएगा। डायरेक्शन कोसाइन तो यही होता है, यही नंबर देखो डायरेक्शन कोसाइन है 1 2 3। तो इसको लाने के लिए पहले आपको नॉर्मल फॉर्म में बदलना पड़ेगा। इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर नॉर्मल है वेक्टर, उसका डायरेक्शन कोसाइन पूछा आपसे, तो पहले इसको बनाना होगा यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। माइनस इधर लाके गुना कर लो, तो माइनस में 6i प्लस में 3j और प्लस में 2k हो जाएगा, बराबर में 3 हो जाएगा। चलो भाग लगाओ इसके मैग्नीट्यूड से। 36 4 40 49, यहाँ भी 49 बन रहा है जी, और अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा आप, माइनस में 6i प्लस में 3j और प्लस में 2k, और नीचे आ जाएगा √49, 36 प्लस में 9 प्लस में 4, इस लिखा दीजिएगा लिख के एक लाइन में। और यहाँ आ गया 3/, अब डायरेक्ट आप यहाँ 49 लिख सकते हैं, कुछ एक कैलकुलेशन आप कर चुके हैं। और r इस ऊपर रह जाएगा 6i 3j और प्लस में 2k, बना जी आवेद। नीचे आ गया 7, आ गया 3/7, ये है डिस्टेंस परपेंडिकुलर। p पूछेगा कोई आदमी तो यही है। ऑरिजिन से ये प्लेन बहुत कम दूरी पर, अगर आप इसको ध्यान से देखिए एकदम सटा हुआ ऑरिजिन पर। इस प्लेन का डायग्राम बनाइए, एकदम सटा हुआ होगा। 3/7 का मतलब क्या, 0 पॉइंट समथिंग है ना जी, बहुत करीब है, एकदम सट रहा होगा ऑरिजिन से। और यहाँ हो गया r 6/7i 3/7j और 2/7k बराबर 3/7। तो यही हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, -6/7 3/7 और 2/7। अंदर आके बैठो, अंदर आओ ना तुम। कौन है बाहर में, और कौन है। अच्छा 2 मिनट में छुट्टी दे रहे हैं, बस 2 मिनट। बच्चा लोग टाइम पर आ गया, तो मेरे ख्याल से सवाल सब बन जाएगा जी। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज वेक्टर। देखो दुनिया का सबसे आसान सवाल कह रहा, बोलो इस प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा अगर इसका वेक्टर इक्वेशन ये है तो कार्टेशियन बदलने के लिए हमको कोई नॉर्मल कुछ ना चाहिए, i j k के फॉर्म में है, इसको हटा के हमको लिखना है किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में ना, लिख लीजिएगा। कार्टेशियन फॉर्म तो पहले सिखा दिया आपको हम, क्या इसमें कुछ ना करना, जहाँ पर r है वहाँ पर बैठाना xi yj और z के, बैठा दो यहाँ पर xi y, हाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं z के, सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे। यहाँ हो गया 2i 5j और माइनस में 4k बराबर 3, गुना कर दो, काम खत्म। कितना होगा 2x
5y और 8z बराबर 9 है, इधर लेके आ जाओ 3 बराबर 0। बात समझ में आई? बन जाएगा ऐसा सवाल? लगभग हमको लगता है सवाल बन जाएगा आप लोगों से। 1 मिनट, कार्टेशियन फॉर्म में बदलना सिखाई दिया मैंने आपको। कहाँ पर जी? 4 दूनी 8 ना होगा। अच्छा 4z है, सॉरी 4 ही होगा, 2 z लग गया हमको, z की जगह पर 2 लग गया। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन है, सब अब निकल जाएगा आपसे, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो सब। बस अब बना के आइए फटाफट। चलो जी, बोल रहा है इसको ये कार्टेशियन फॉर्म में बोलो, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? क्या आप ना लिख सकते हैं 5x माइनस में 7y प्लस में 2z बराबर में 4। बोलो, क्या इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? वेक्टर फॉर्म में सिर्फ कह रहा है, नॉर्मल फॉर्म में नहीं कह रहा, सुनिएगा मेरे ध्यान से, ये कह रहा सिर्फ वेक्टर फॉर्म में बदलिए, मतलब सिर्फ इस फॉर्म में लेके आ जाना है बस। तो आप बोलिएगा सर इसको हम लोग लिखेंगे r.3i प्लस माइनस में 5i 7j प्लस में 2k बराबर 4। यही हमारा जर्नल, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में चेंज। नॉर्मल फॉर्म बोले ना, परपेंडिकुलर फॉर्म बोले, तब आप p और q और n वेक्टर निकालने जाइएगा। हमको कभी वेक्टर में कन्वर्ट करने का रहा। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन। जो भी इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा रहेगा वो प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। भले हाँ अभी जो 4 है वो ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, अगर पूछेगा ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा तो पहले इसको यूनिट वेक्टर में को बदलना पड़ेगा, तब निकलेगा। बात समझ में आई? अगर सिर्फ वेक्टर फॉर्म कह रहा तो ऐसे घुमा के खाली आंसर बता दो, हो गया काम खत्म। हाँ ये जो और वेक्टर का जो आंसर निकलेगा, हाँ बोलो ना। इसमें अगर कोसाइन पूछ देगा तो वही ना होगा, -2/7 प्लस में 3/7 -6/7 डायरेक्शन कोसाइन, हाँ यही हो गया डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट सवाल, बस इसको देख लीजिए। कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। बताओ इस प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर का वेक्टर कौन सा होगा? बोलो तो कोई आदमी, क्या देख के आप ना बता दीजिएगा। इस प्लेन पर कह रहा है जो वेक्टर नॉर्मल होगा वो कौन सा होगा? बोलो। कुछ ना सर, इसको लिखेंगे r.i प्लस में 2j प्लस में 3k, यही वाला तो नॉर्मल होता है लंब। वो अलग बात है कि यूनिट नहीं है तो कितना कहला टेंशन लेना, यही नॉर्मल है। n ही होता है जो नॉर्मल वेक्टर, i प्लस में नॉर्मल का मतलब लंब लंब लंब। यूनिट वेक्टर पूछेगा तब यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कीजिएगा इसको। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगा तो अभी 6 इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा, है ना, 6 नहीं होगा। जब डिवाइड करेंगे फाइनल जो नंबर आएगा वो उसका होगा और जिसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नॉर्मल का वेक्टर पूछा तो यही तो लंब होता है, इसके ऊपर खाली लंब पूछ रहा है। इस प्लेन पर लंब वेक्टर बताओ, तो इस प्लेन पर जो लंब होगा वो ये वाला वेक्टर होगा जिसका डायरेक्शन रेशियो होगा 1 2 और 3। बात समझ में आई? चलिए किताब खोलिए, तो किताब खोली जाए और देखिए आपके किताब के हिसाब से 1 नंबर स्टार्ट कीजिएगा, 1 2 3 4, उसके बाद आ जाइएगा 5 6 7 8, एकदम आराम से बनेगा। यूनिट वेक्टर पूछ रहा है 9 में, फिर पूछ रहा है 10 नंबर कन्वर्ट करना आपको, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। 11 भी ट्राई कर सकते हैं आप, 11 ट्राई कर सकते हैं। बस 12 तक बनाओ, अभी रुक जाओ। 1 से लेके 12 तक बस। अगर आपसे 12 बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने छोड़ दीजिएगा। 10 तक ज़रूर बनाइएगा, 1 से लेके 10 तक तो एकदम आराम से बनेगा आपसे। कल जो दिक्कत होगा उसको देखेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आज इंट्रोडक्शन क्लास था जी, लगभग सवाल बन जाएगा। तो एक दिन जैसे आपके 24 घंटे दिमाग में चलेगा ना, उसके बाद सब समझ में आएगा क्या क्या मामला चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग।